हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। यूपीएसआई में 40 हिंदी, 40 रीजनिंग, 40 मैथ और 40 जीएस आएगा। वैसे तो मैं पूरे का पूरा सेट भी करवाऊंगा और बाकी मैं 40-40 क्वेश्चन के रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी को अलग से भी करवाऊंगा। तो आज हम लोग जीएस का पहला सेट देखेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर दूंगा। आइए देखते हैं, ये यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। तो जो चांदी का सिक्का टका था इसको किसने चलवाया था? इसको चलवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने देखिए 2 सिक्के चलवाए थे, एक तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। जो चांदी का चलवाया था सिल्वर का वो था टंका और जो तांबे का चलवाया था वह क्या था? वह जीतल था, ठीक है ना। और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। और दूसरी बात क्या है कि इसके जो सिक्के थे उस पर टकसाल का नाम भी रहता था। सबसे पहले इसने अपने सिक्कों पे टकसाल का नाम भी लिखवाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसने जो बगदाद के खलीफा से खिलत का प्रमाण पत्र या सुल्तान आजम की उपाधि भी ली थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो किसने आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला रखा गया किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। गुरु रामदास सिखों के कौन थे? ये चौथे गुरु थे, ठीक है। ये चौथे नंबर के सिखों के गुरु थे। और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इनको 500 बीघा जमीन दान में मिला था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा मिला था, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वह हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। देखिए 1915 में गांधी जी वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से और 1 साल तक इनको जो गुरु थे उन्होंने कहा था आंखें खुली रहें लेकिन मुंह बंद रखना। तो आंखें खुली और मुंह बंद करके 1 साल तक इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। और उसके बाद जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था वह 1917 में किया था, चंपारण में किया था। और ये किसानों के लिए था और ये किसके लिए था? तिनकठिया के विरोध में था। और इसके लिए इनको इन्वाइट किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल अध्यक्ष को लेकर के 7 मेंबर थे, ठीक है। और हुआ क्या था, ये 1926 में जो अम्बेडकर साहब थे ये बम्बई विधानसभा के सदस्य नामित हुए थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता की जो बात करता है वह करता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के सामने समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो है लोकतंत्र वह प्रतिनिधियों का है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का काम कौन करेगा? वह संसद करेगा और वह आर्टिकल नंबर 61 के तहत करेगा। 61 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है और अगर वह महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और अगर महाभियोग पारित नहीं होता है तो वह अपना पद पे बना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता है? गणपूर्ति कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में जो होगा वह कितना होगा? कुल सदस्य का 10वां भाग यानी 1/10 या इसी को आप क्या कह सकते हैं? 10%। यानी टोटल जितना भी मेंबर होंगे उसके 10% लोग अगर प्रेजेंट होंगे तभी लोकसभा की कार्रवाई चलेगी और अगर नहीं होंगे तो नहीं चलेगी। इसी को कभी कभी सीधे पूछा जाता है कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है तो या कोरम कितना है, तो यह है कितना? 10%।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कॉस्मोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में ये कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो आधे हिस्से से होकर के गुजरने वाली कौन सी रेखा है? वह है कर्क रेखा। ठीक है ना। कर्क रेखा जो है यह लगभग आधे हिस्से से होकर के गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और लगभग भारत को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे पूछा गया किस राज्य में, तो यह हो गया क्या? मेघालय, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और यहीं पे क्या एक जगह पाया जाता है, क्या वह है मानिसराम। ठीक है ना। जो मासिनराम है, जो मासिनराम जो जगह है ये कहाँ है? मेघालय में है और मासिनराम में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो जगह पूछे तो मासिनराम, स्टेट पूछे तो मेघालय। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है? तो वह दिया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? यानी जो साउंड होता है उसको किस में नापा जाता है? तो साउंड को नापा जाता है डेसिबल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। और इसमें ये होता है कि 80 डेसिबल से जब ऊपर हो जाता है, जब आपने साउंड को नापा 80 डेसिबल से ऊपर हो गया तो उसको हम लोग शोर की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा पानी से बाहर रहता है। तो देखिए जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका 0.1 हिस्सा अगर पूछे तो 0.1 हिस्सा इसका बाहर रहता है, ऑप्शन नंबर सी। यानी 10% ये पानी के बाहर रहता है। ठीक है ना। 10% पानी के बाहर रहता है और 90% पानी के अंदर रहता है, या 0.9 भाग पानी के अंदर रहता है और 0.1 भाग पानी के बाहर रहता है। ठीक। जब ये बर्फ बनता है ना तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, इसका वॉल्यूम जो है ना 10% बढ़ जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान और खाली जगह का द्रव्यमान एक समान होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के समान होता है? तो यह होता है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। प्रोटॉन एक धनावेशित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है और दोनों का वेट जो होता है लगभग बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 56, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को जो क्या कहा जाता है वह कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वह कवकों के अध्ययन को कहते हैं। और न्यूरॉन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और न्यूरॉन्स की जो नर्व्स जो होती है वो सबसे बड़ी सेल्स हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए मानव शरीर के अंदर तो न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स किसकी इकाई है? तो जो आपका मस्तिष्क है उसकी इकाई न्यूरॉन्स होते हैं। और किडनी की इकाई पूछे तो नेफ्रॉन होते हैं, क्योंकि दोनों के नाम मिलते जुलते हैं इसलिए कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में होता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। और दो के दोनों चीज़ें 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है। फिर देखिए फिर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करिए। तो इसको द्विपदी में जब हम परिवर्तित करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 1100101, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द की जो टर्म है यह सबसे पहले किसने दिया है? यह सबसे पहले दिया है अर्नेस्ट हेकल ने दिया है। ठीक है ना। और इसको इन्होंने कब दिया था? यह दिया था इन्होंने 1866 में। ठीक है। 1866 में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द की रचना की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है यह है
मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। दंपा टाइगर रिजर्व जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है और इसे कब बनाया गया था, इसको घोषित किया गया था 1994 में। ठीक है ना। और ये टाइगर रिजर्व के रूप में है। ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 550 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है ये तो। ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो एक जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख होता है वह होता है जिलाधिकारी। ठीक। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जबकि 20 मार्च 2009 को जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, 20 मार्च 2009 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का, पॉलीग्राफ टेस्ट का, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपको झूठ पकड़ना है तो नार्को टेस्ट भी कराया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाता है और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का। तो चरकुला कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, ये ब्रजभूमि का है। ठीक है। ब्रजभूमि का जो लोक नृत्य है वह क्या है, चरकुला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा और फिर बड़ा। तो 65 में जो हमारा सही है यह गौतम बुद्ध नगर है, इससे बड़ा बाराबंकी है, उससे बड़ा मिर्जापुर है और इन सब में सबसे बड़ा जो हो गया वह सोनभद्र हो गया। वैसे अगर पूछे यूपी का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा होता है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से कहा जाएगा। तो यह किस हिसाब से कहा जाएगा, तो वह कहा जाएगा बेईमानी के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के खाली जगह विषय में क्या सही है। तो 375 और 376 क्या है, तो यह है आपका बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। ठीक है ना। तो ये किस में आएंगे, 375 और 376 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 68, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। तो उसको अधिकतम कितने साल के लिए सजा मिलेगी, तो वह मिलेगी अधिकतम 12 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69, ये एक चिन्ह दिया गया है, जब आपको ये रोड पे ये चिन्ह दिखता है तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। इस चिन्ह का मतलब हमको बताना है कि क्या होता है जब ये रोड पे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 में इसका मतलब होता है रुकिए, ये रुकने का सिंबल है, को ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ 12 अक्टूबर, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक खाली जगह से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो कहाँ से यह अनुरोध कर सकता है, तो यह अनुरोध कर सकता है लोक प्राधिकरण से, यानी लोक प्राधिकरण वाले जितने भी ऑफिस हैं वहाँ से आप अपना सूचना के अधिकार के तहत कोई भी सूचना मांग सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 71, किसी जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है ना। हमको ये बताना है कि कौन सा सही है और इसमें आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट में क्या क्या आपको बताना है सही है। पहला दे रहा है न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो इसमें जो हमारा सही होगा, इसमें हमारी पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। तो इसमें सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में है
इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि तो क्यों? पहला, इसमें 40,000 से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा पॉइंट कह रहा है, सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। और तीसरा पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया। ठीक है ना, तो इसमें जो सही होगा वो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा साहनी केस जो था ये 1992 का केस है। ये कब हुआ था? 1992 का ये मैटर है ना। और इस ऐतिहासिक फैसले में, जिसे मंडल विवाद पर फैसले की तरह याद किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ने पिछड़ापन की कसौटी बना दी थी। साथ ही इसे तय करने के लिए एक नई व स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्माण का आदेश भी दिया था। उसके बाद से आरक्षण के मामले की सिफारिश भी इसी संस्था के जरिए होती है। इसी वाद में अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया था। यानी 1992 में जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता है वह 1992 से, और किसके कारण मिलता है? इंदिरा साहनी के केस के मामले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 72 का। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 में ये कहा गया, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है ना, तो पहले दे रहा है अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं के स्थापना के संदर्भ में वर्णन करता है। और दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। तो 73 में हमारा क्या सही हो जाएगा? इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? एक व्यक्ति के जो अधिकार होने चाहिए भारत में वो क्या सही है? तो पहला, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए या हाई कोर्ट में जाइए। फिर यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ठीक है ना, अगर कानूनी अधिकार आपका प्रभावित हो रहा है तो आप किसी भी न्यायालय में, सामान्य न्यायालय में जाएंगे। तो 74 में जो हमारा सही होगा यह सही होगा ए, क्योंकि इसमें दो के दोनों चीज़ें सही लिखी गई हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 में यह है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति देता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के तहत देता है? धन विधेयक के अनुच्छेद 110 के तहत देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 में ये कहा गया, 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का जो सही क्रम है वह क्या है? यानी किस क्रम में बाघ हैं? तो 76 में हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सिर्फ 2 बाघों का अंतर है। फिर उसके बाद उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, और सबसे कम में जो आएगा वह हमारा तमिलनाडु। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, BS येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो BS येदियुरप्पा जो हैं ये कर्नाटक में 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में है, जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये कहाँ पे संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 78 में हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार द्वारा UKEIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है? तो यह समझौता भारत ने किसके साथ किया है? यह ब्रिटेन के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आइए जीएस का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? तो यह कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। यानी जो निजी क्षेत्र होंगे ना वहाँ पे भी अब
रिजर्वेशन चलेगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वैसे अभी एक रिसेंट का क्वेश्चन याद रखिएगा कि एमपी जो है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश ने ओबीसी का जो आरक्षण था उसको 27% कर दिया है। एमपी ने कितना ओबीसी का आरक्षण कर दिया है? 27% कर दिया। ठीक है, मिलते हैं हम। पानीपत का युद्ध बाबर और खाली जगह किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह किसके किसके बीच में लड़ा गया था? वह बाबर के बीच में था और इब्राहिम लोदी के बीच में था। ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि देखिए, ये जो युद्ध था 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर के जीतने का जो रीजन था वह उसका तोपखाना था और क्या था? उसका कुशल नेतृत्व था। आइए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में ये है कि खाली जगह व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। यानी 1605 में किन लोगों ने मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी डाली, ठिकाने बनाए? तो कौन से थे लोग? वो थे डच। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। ये जो आर्य समाज जो था ये क्या था? एक हिंदू सुधार आंदोलन था, है ना। और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था? तो ये किया था 1875 में किया था। 1875 में इन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसे ही अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने ही कहा था कि 1 साल तक आप आंखें खुली रखिएगा लेकिन मुंह बंद रख करके पूरे इंडिया का भ्रमण करिए, और गांधी जी ने ऐसा किया भी था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी सोसाइटी बनाया था? 1905 में बनाया था इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का संविधान दिवस कब आता है या किस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रथा चलने लगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ऑप्शन नंबर बी। और पहले कितनी थी? 8। जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी और अभी कितनी हो गई हैं? ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, और नागरिकता का जो प्रावधान है वह कहाँ से कहाँ तक है? वह है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक जो है हमारा नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 48। राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो यह किससे परामर्श लेते हैं? ये मंत्रिपरिषद से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में यह है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? यानी अगर लोकसभा का अध्यक्ष होगा वह अपना त्याग पत्र देगा तो वह किसे देगा? तो वह देगा किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी। और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष देना चाहेगा तो किसे देगा? तो यह देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो हमारा सन है उसके बाहरी परत को क्या कहते हैं? उसके सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। ठीक है ना, सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। आइए, प्रकाश मंडल भाग को मनुष्य के नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सबसे अंदर जो होता है प्रकाश मंडल होता है, फिर वर्ण मंडल होता है और फिर कोरोना होता है। तो कोरोना तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन जो प्रकाश मंडल जो यानी सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग अपनी इन नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दोनों गोलार्धों पर समान दिन व रात किस दिन होता है? ठीक है ना, यानी दिन और रात दोनों समान कब होते हैं? तो ये होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में यह है, किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है यह है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी।
गुजरात जो है ये पश्चिम भारत में स्थित राज्य है। ये कहाँ है? ये भारत के, अगर ऐसे हम लोग देखें तो ये पश्चिम की तरफ है गुजरात, ठीक है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, ये किससे लगी हुई है? यह पाकिस्तान से लगा हुआ है। यह पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, ठीक। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला भी है और इसकी तटरेखा कितनी है? 1212 किलोमीटर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो जो खरीफ की फसल होती है वह सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है? चावल आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि कृषि की जाती है। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर अप्रैल में काट ली जाती है। जो रबी वाली होती है वह अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है ना। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में यह है, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो जर्क की जो इकाई है वह क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड घन, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 0 केल्विन किसके बराबर है? तो 0 केल्विन जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 56। धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं? तो धातुओं में विद्युत जो है ना, यानी करंट फ्लो क्यों होता है? क्योंकि इनके पास होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये धातुएं जो होते हैं करंट को फ्लो कराती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में ये है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के जो अध्ययन को है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। साइटोलॉजी भी कहा जाता है किसको? कोशिकाओं के अध्ययन को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जैसे कोशा जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की इकाई भी होती है। ये जो कोशिका होती है यह किसकी होती है? जैविक क्रियाओं की इकाई होती है और संरचना की तो होती ही है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 58। गाजर का नारंगी रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो गाजर का नारंगी रंग जो होता है वह होता है कैरोटीन के अंदर के कारण, ऑप्शन नंबर बी। यानी गाजर नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। आइए देखिए, गाजर के रस में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, लगभग सारे विटामिन मिल जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो जो 1 टेराबाइट होता है वह 1024 गुणे 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा। 1 टीबी जो होता है वह 1024 गुणे 1024, ठीक है, मेगाबाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के राजस्थान में स्थित है और यह एक विश्व विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। ये क्या है? यह पक्षी अभ्यारण्य है और इसको पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। इसी का पुराना नाम क्या था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया गया। यानी 1985 से जो है यह विश्व धरोहर भी हो गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? यानी कौन सूचना ले सकता है? तो इसमें ले सकते हैं सभी नागरिक, ठीक है ना, भारत का सभी नागरिक अधिकार ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? यानी अगर एटीएस को ये पता चलता है कि कहीं विस्फोटक है तो वह किसको भेजेगा? तो वह भेजेगा बम निरोधक दस्ता को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। 64 में है उत्तर प्रदेश में, 64 हमसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो जो लठमार होती है होली होती है यह वृंदावन में नहीं होती है, यह होती है कहाँ? बरसाना में, ऑप्शन नंबर
बी। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मनाया जाता है, पहली बात तो ये। और ये मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है। ये बरसाना कहाँ है? यह है मथुरा में, ठीक है ना, मनाई जाती है। और मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो यूपी की सीमा किससे नहीं लगती है? वह पंजाब के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के साथ साझा करती है। राजस्थान के साथ हमारे 2 जिले जुड़े हुए हैं, आगरा और मथुरा। हरियाणा के साथ भी साझा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यहाँ क्या है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? तो पहला ये कह रहा है ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, जबकि यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं या नहीं सही हैं? तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल यहाँ पे सेकंड वाली बात सही है और बाकी फर्स्ट वाली बात नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका, ठीक है। तो वह जो है इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीनों के लिए कैद किया जा सकता है? तो अधिकतम वह कितने महीने जेल में जा सकता है? वह 2 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 2 माह का, अगर 100 रुपये तक का जुर्माना है तो 4 माह का, और दूसरी अगर कोई कंडीशन है तो उसमें आपको 6 महीने की जेल होती है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 68, खाली जगह, फिर उसमें दिया जा रहा है ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों, ठीक है ना, के वन अधिकारियों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। यानी जो लोगों को, ये जो जनजाति लोग थे, इनको वनों पे अधिकार कैसे मिला वन भूमि पे, वह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसे मिला था? वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, ये एक सिंबल दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि इसमें ये दिखाया जाता है कि आगे जो है ना, आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ है, ठीक, पहला जो है वह बाईं तरफ है क्योंकि ये एरो जा रहा है और पहले बाईं तरफ मुड़ा हुआ है और फिर वो दाईं तरफ मुड़ जा रहा है। तो ये 2 मोड़ को दिखाता है और उस 2 मोड़ में भी पहला बाईं तरफ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो वह किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जाएगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता? तो किन के ऊपर नहीं जनहित याचिका के मामले में विचार किया जाएगा? मकान मालिक और किराएदार के मामले में। दूसरा दे रहा है सेवा मामले और पेंशन और ग्रेच्युटी के संबंधित मामले में, और तीसरा दे रहा है पारिवारिक पेंशन। तो इन तीनों में से किसी भी मामले में जनहित याचिका नहीं लगाई जा सकती, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, तत्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में परिवर्तित हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो होगा हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये जो फैसला आया था ये किस में आया था? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में आया था, ऑप्शन नंबर ए। और ये वाद कब का था? यह वाद था 1979 का, ठीक है, 1979 वाद है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में ये है कि 1983 में स्थापित खाली जगह के राजपत्र या चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था
और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। यानी यह कौन सी समिति थी जो 1983 में बनी थी? तो यह समिति थी आपकी 73 में हो जाएगा सी, सरकारिया आयोग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। और सरकारिया आयोग जब भी केंद्र और राज्य के संबंध की बात करेगा तो हम लोग सरकारिया आयोग को ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह क्या करे? कि वह गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगा दे। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। इसमें ये 4 पॉइंट दिए जा रहे हैं। पहला कह रहा है यह विधेयक 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। ठीक। दूसरा हमसे ये कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि यह विधेयक मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन हेतु पारित किया गया। तीसरा पॉइंट यह है कि संशोधन विधेयक में मोटर दुर्घटना कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है। और जो चौथा पॉइंट है उसमें यह है कि संशोधन विधेयक में गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये देखना है कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो है जितने भी बातें हैं ये चार के चारों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व स्तनपान दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था शिलांग में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ई गवर्नेंस पे जो 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन था वह 8 से 9 अगस्त 2019 को शिलांग यानी, और ये शिलांग कहाँ है? मेघालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता है। ठीक है ना, यानी अगर इसकी थीम पूछ ले तो डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में ये कहा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते UNISA से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है। तो यह कब दे दी गई है? तो 78 में दे दिया गया ये 31 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, विश्व मानव तस्करी दिवस 2019 का मुख्य विषय क्या था? मानव तस्करी दिवस 2019 की मेन थीम पूछा जा रहा है। तो 79 में क्या था? मानव तस्करी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार को बुलाओ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, मानव तस्करी दिवस 2019 का थीम क्या था? मानव तस्करी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार को बुलाओ। क्वेश्चन नंबर 80 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। पहला, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली के सहयोग से उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई है। दूसरा पॉइंट यह है कि मानव विकास सूचकांक में देहरादून पहले स्थान पे है। तीसरा यह है उत्तराखंड की जन्म पर जीवन प्रत्याशा 71.3 वर्ष है। चौथा, जन्म पर सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा देहरादून की है। तो इसमें कौन कौन सी बातें हमारी सही हैं? तो इसमें जो है ये तीन की तीनों बातें सही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, और चौथी बात केवल गलत है। ऑप्शन नंबर ये सी। ठीक है, इस तरह से हम अपलोड करूँगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा वह होगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी। लोथल जो था यह भगवा नदी के किनारे गुजरात में है और इसकी खुदाई जो है RS राव के नेतृत्व में 1955 में की गई थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद लेकर के कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजगद्दी पे बैठने के बाद इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया, जैसे कि पहला तो इसने दुआब में कर वृद्धि कर दिया। दूसरा क्या किया? इसने राजधानी परिवर्तन किया। तीसरा क्या किया कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और चौथा जो इंपॉर्टेंट काम किया था वह खुरासान और कराची का अभियान किया। ठीक,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो यह समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? यह था वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 17 मई 1498 को, और उस समय जो है कहाँ ये पहुंचा था? कालीकट। ठीक है ना, और वहाँ का शासक कौन था? उस समय शासक था वहाँ का जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 44 में ये कह रहा है संविधान सभा का पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को किसको चुन लिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि स्थायी अध्यक्ष होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो यह विशेष प्रावधान कहाँ है? 6वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो हमारे संविधान के जो अनुसार जो भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब हुआ था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ दिया गया था? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में ये है यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? तो ऐसा करने की शक्ति किसके पास है? ऐसा करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में ये है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमार, और मीरा कुमार कब बनी थी? 4 जून 2009 से 18 मई 2014 तक थी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मैंग्रोव वन जो है वह सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी ममता बनर्जी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक दिवस मनाया जाता खेला होबे दिवस। खेला होबे दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये भी पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो इसमें से एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक और HSBC बैंक। तो ये जो HSBC बैंक है ऑप्शन नंबर डी, ये भारत का बैंक नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 51 में है कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो यह कौन सा नियम है? यह नियम है ग्रेशम का नियम, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 52 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 53, पारसेक किसकी इकाई है? ये जो पारसेक है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो होता है यह खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, यानी यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, और सबसे बड़ी दूरी हमें कहाँ मिलेगी? खगोलीय दूरी मिलेगी। ठीक, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, पानी का घनत्व खाली जगह पर सबसे अधिक होता है, यानी पानी का जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक कब होता है? तो वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर सी। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो वो होता है, डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वह सबसे अधिक होता है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, NaCl खाली जगह होता है। तो NaCl कैसा होता है? यह इसके अंदर जो होता है आयनिक बॉन्ड होते हैं, NaCl में आयनिक बॉन्ड होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में ये कहा जा रहा है हमसे एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड ही किसका नाम है? सिरका का, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 57, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो ये जो बेरी रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। याद रखिएगा, विटामिन की कमी से बहुत से रोग होते हैं, और विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वह होता है बेरी। और कभी कभी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं?
तो बी और सी ये जो दोनों होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में घुलनशील हैं, वो फैट में घुलनशील होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 58, ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है, यानी ट्रांसफार्मर क्या क्या कर सकता है, केवल एक काम को छोड़ करके। तो ट्रांसफार्मर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 58 है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, सही है। प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, सही है। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, ये गलत है। और अगर ये गलत है तो यही हमारा ऑप्शन हुआ। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है, ये भी सही है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट जो होता है वह 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित कैसे करेंगे? तो इसमें कैसे करेंगे? तो इसका हो जाएगा 1101010, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में हमको क्या कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? यह प्रतापगढ़ में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 62, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो पेरियार जो है यह कहाँ पे है? यह पश्चिमी घाट पे है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। गिद्धा पंजाब राज्य की नृत्य शैली है, यह महिला प्रधान नृत्य होता है, इसमें गाना भी होता है। कजरी एवं झूला उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जबकि जो ये छऊ है, छऊ जो है, कर्मा, चकवा, ये जो है बिहार के लोक नृत्य है, और भांगड़ा भी कहाँ का है? पंजाब का ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? आलू में जो ब्लैक हर्ट नाम की जो डिजीज होती है वह किसके कारण होती है? तो वह भंडारण में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए तो आलू में ब्लैक हर्ट नामक बीमारी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो यह कौन करेगा? 65 में मजिस्ट्रेट करेगा, वह भी कौन करेगा? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। आइए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 66, सबसे अच्छा सवाल, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, यानी जो सोनभद्र जिला है उसको कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो इसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पष्ट करती हैं, और सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में ये पूछा गया भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? तो 53 किससे संबंधित है? यह संबंधित है दंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न अपराधों में से किस एक अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड संभावित है? पहला दे रहा है ए, धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि 194 ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दिया जाए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 68 में, क्वेश्चन नंबर 68 में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ बी सही है, ये बी वाला पॉइंट सही है और ए वाला पॉइंट सही नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में ये है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? तो इसमें किसको जोड़ा गया है? तो ये देखिए, पहले आपको क्या दे रहा है? आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। दूसरा दे रहा है कि मैला ढोना अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। तीसरे में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना। और चौथा दे रहा है किसी सम्मानित
एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ाना। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? इसमें जो है ये चार की चारों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये जो एक सिंबल दिया गया है यह सिंबल किस चीज़ का प्रतीक है? तो यह जो सिंबल है यह सिंबल आपको क्या बताता है? यह सिंबल आपको ये बताता है कि आगे रास्ता घूम कर है, क्योंकि गोल गोल बना हुआ है ना, तो यह बताता है कि आगे रास्ता गोल गोल घूम रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? पहला, भारत में निगमित कंपनी, दूसरा गैर सरकारी संगठन और तीसरा विदेशी। तो इसमें केवल ए बी सी ये तीन के तीनों में से कोई भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में ये है कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। तो यह कौन सा बात था? यह था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में ये है कि किस 73 में किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो यह किस वाद में कहा गया था? यह कहा गया था देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे ये कहा गया कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? जब तक हमारा अपना संविधान लागू नहीं हो पाया था तब तक हमारे यहाँ किसका संविधान चलता था, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसका चलता था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, संसद सत्र से खाली जगह से आरंभ होता है। तो संसद का जो सत्र होता है वह कब से आरंभ होता है? तो वह आरंभ होता है, संसद सत्र कब से आरंभ होता है? तो यह आरंभ होता है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का एक हिस्सा है तो कौन सा हिस्सा होता है? वह होता है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है यह कहाँ बन रहा है? यह बन रहा है ननकाना साहिब में, ऑप्शन नंबर डी। और ये ननकाना साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है ना, और ये इस समय पाकिस्तान में है भी। क्वेश्चन नंबर 78, केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम का स्थान ले सकता है? तो यह जो विधेयक है यह किसका स्थान लेगा? तो यह लेगा आपका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, जुलाई 2019 में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो यह किसके अंतर्गत किया जा रहा है? यह कर दिया जा रहा है खान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 24 जुलाई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के विलय की मंजूरी दे दी गई है। फिर देखिए, ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है। 80 में ये कहा जा रहा है कि छोटे शहरों और कस्बों के लिए लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रोलाइट शुरू की जाने वाली है। मेट्रोलाइट से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें ये बताना है कि इन सभी में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य इसमें क्या है? देखिए,
इसमें जो मेट्रो लाइट ट्रेन की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यह गलत है और यही सही है। बाकी क्या है, जो ये मेट्रो लाइट होगी इसमें ट्रेन के 3 कोच होंगे, ये सही है। मेट्रो लाइट मौजूदा मेट्रो प्रणाली से सस्ती होगी, ये भी सही है। और इस ट्रेन में 300 यात्री यात्रा कर सकते हैं, यह भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने